गाइस इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई और मैं पहुंच चुका हूं उस ब्यूटीफुल वाटरफॉल में। वेलकम टू ओल्ड गोवा गाइस। गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज़ मनीष एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज गोवा एक्सप्लोरेशन का थर्ड डे है और मैं पहुंच चुका हूं नॉर्थ गोवा में। सो बेसिकली ये नॉर्थ गोवा का फर्स्ट एपिसोड होने वाला है और एज़ यूजुअल जो मेरा टारगेट रहा है इस बार की गोवा सीरीज़ में वो उन सब जगहों को टच करना जो कि या तो अनएक्सप्लोर्ड है या बहुत कम लोग वहाँ पर जाते हैं। सो नॉर्थ गोवा में मैंने जो अपना स्टे लिया था वो एक सी पल गेस्ट हाउस है जो कैंडोलिम बीच के जस्ट किनारे ही है। एग्जैक्टली किनारे तो नहीं कहेंगे बट यहाँ से आप 50-60 मीटर्स वॉक करेंगे तो गेस्ट हाउस आ जाता है। कैंडोलिम बीच ये बाघा कलंगुट बीच की सीरीज़ में ही है बट ये सबसे लास्ट में बीच है। काफ़ी ये साइलेंट बीच है, यहाँ पर साफ़ सुथरा बीच बना हुआ है। मोस्टली मुझे मॉर्निंग में यहाँ पर बहुत कम लोग दिख रहे हैं बात लेते हुए। सो मेरा टारगेट यही था कि एक मॉर्निंग में अच्छे से बीच के किनारे रुको जहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड ना हो और आप आराम से वहाँ पर एंजॉय कर सको। सो मैं इस बीच के किनारे थोड़ी देर यहीं पे वॉक करूँगा, थोड़ी सी मॉर्निंग ब्यूटी एंजॉय करूँगा और फिर उसके बाद हम लोग जाने वाले हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल वाटरफॉल में। तो आप सुनकर एकदम सरप्राइज रहेंगे कि नॉर्थ गोवा में आकर भी वाटरफॉल। हाँ, बिकॉज़ जनरली लोग बाघा कलंगूट वगैरह में आकर के इधर ही इंजॉय करके चले जाते हैं बट गोवा में बहुत सारे ऐसे ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं जो मेरा जो प्रयास है उन सबको दिखाना। सो उसी सीरीज़ में मैं आपको यहाँ से उस वाटरफॉल लेके जाऊँगा। अराउंड यहाँ से 30-40 किलोमीटर्स है। सो मुझे 1 आवर लगेंगे वहाँ पहुँचने में। फिर मैं वहाँ जाकर आपको बताता हूँ कि कौन सा वाटरफॉल है। सो स्टे ट्यून्ड विद मी, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा तभी आप जान पाएंगे कौन सी सीक्रेट लोकेशन आज हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द डे। कैंडोलिम बीच एक्सप्लोरेशन तो अपना हो चुका है। अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं स्कूटी हायर करने के लिए बिकॉज साउथ गोवा वाली स्कूटी तो हमने वहीं पे दे दी थी, हमें नॉर्थ गोवा में फिर से चाहिए होगी। सो हमारे जो गेस्ट हाउस है उसके पास ही बहुत सारे नंबर्स वगैरह दिए हुए हैं तो वहीं पर पहले हम लोग जा रहे हैं। सो एक स्कूटी अच्छी सी हायर करेंगे और फिर अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। सो ये वो पतला सा रास्ता है जहाँ से होकर के हम लोग गेस्ट हाउस से कैंडोलिम बीच तक जा रहे थे। और एक और चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ मैं कि जो स्कूटी के प्राइसेस हैं वो इस समय सीज़न भी स्टार्ट हो गया है। सो 350 रुपीज़ से लेकर के 500 तक की रेंज में वो लाई करते हैं। तो जब भी आप लोग स्कूटी वगैरह ले रहे हो तो स्क्रैचेस वगैरह देख लेना। बेटर क्या रहता है कि एक आप उसका वीडियो बना लो जब भी आप स्कूटी वगैरह ले रहे हो और बाकी ये चेक कर लीजिए कि कोई स्क्रैच नहीं है, बाकी प्रॉपर स्टार्टिंग है कि नहीं। बिकॉज़ बहुत सारे प्लेसेस हैं जहाँ पे स्टीप हिल टाइप की आ जाती है रोड पे, तो अगर आप अच्छी स्कूटी नहीं लोगे तो आपको चलाने में उतना मज़ा नहीं आएगा सफ़र में। तो इस चीज़ का आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। बाकी इस एरिया में जहाँ पर हम लोग स्टे कर रहे हैं कैंडोलिम बीच के किनारे, यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल घर वगैरह बने हुए हैं। यहाँ की गलियाँ थोड़ी सी सकरी हैं बट घर तो देखने वाले हैं। बहुत बड़े बड़े गार्डन्स हैं, अच्छे ब्यूटीफुल कलर्स यूज़ किए गए हैं। सो काफ़ी वाइब्रेंट वाली वाइब आ रही है यहाँ पे। स्कूटी हायरिंग हो चुकी है हम लोगों की। तो ये देखिए येलो कलर की स्कूटी ले ली हम लोगों ने। अभी आपको दिखाता हूँ, ये रही। बाकी इसका वीडियो वगैरह बना लिया है मैंने।
गाइस इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई और मैं पहुंच चुका हूं उस ब्यूटीफुल वाटरफॉल में। तो चलिए आप लोगों को इसका नाम भी बता देता हूं मैं। वाटरफॉल का नाम है हारवेलम वाटरफॉल। सो हम लोग ओल्ड गोवा होते हुए फिर यहां तक पहुंचे हैं 41 किलोमीटर, और मुझे इसकी फ़र्स्ट साइड दिख गई है। चलिए आप लोगों को भी दिखाता हूँ मैं। तो ये देखिए सामने वाटरफॉल दिखना स्टार्ट हो गया है, और इसके नीचे एक पॉन्ड टाइप का भी बन रहा है जहाँ पर अभी हम लोग अच्छे से नहाए वगैरेंगे। तो अभी आप लोग देख लीजिए, और बाकी मैं नीचे पहुँचकर भी आप लोगों को इस वाटरफॉल का फुल व्यू दिखाता हूँ। सर्टेन स्टेप्स हैं वहाँ, उनको उतर करके फिर यहाँ पे जाना है। बाकी पॉन्ड बहुत गहरा दिख रहा है मुझे। देखते हैं यहाँ पर नहाने वगैरह की फैसिलिटी है कि नहीं। A few moments later. तो गाइस एक बैड न्यूज़ है। बैड न्यूज़ ये है कि वाटरफॉल का जो लेवल है, नीचे जो पानी यहाँ कलेक्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा है। उसकी वजह से इशू क्या हो रहा है कि कहीं पे भी नहाने की जगह नहीं है, काफ़ी डीप हो चुका है। तो हम लोग इतना रिस्क नहीं लेंगे कि नीचे जाएं, फालतू में जो चीज़ें ऑलरेडी प्रोहिबिटेड हैं वो करें। तो हमने इस वाटरफॉल के अच्छे शॉट्स ले लिए हैं, बट काफ़ी डिसअपॉइंटेड है बिकॉज हम लोग 40-50 किलोमीटर ड्राइव करके आए हुए हैं, और सोचा था हम लोग यहाँ पर नहाए आएँगे, बट सिंस वाटरफॉल इज़ रियली हाई दिस टाइम, तो हम वो अवॉइड कर रहे हैं। और इसके बाद हमारा प्लान है यहाँ से ओल्ड गोवा निकलने का। तो चलिए ओल्ड गोवा निकलते हैं फिर। सो पीपल, एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट मुझे भी पता चली है कि यहाँ पर कई सारे केसेस हुए थे जस्ट वाटरफॉल के नीचे जो पॉन्ड है वो करीब एक कोकोनट ट्री के बराबर की गहराई है। तो वहाँ काफ़ी सारे केसेस हुए थे, सो उसकी वजह से भी बैन लगा। सेकंड केस क्या है कि ये यहाँ पर एक टेंपल बना हुआ है, और यहाँ पर अस्थि विसर्जन की जगह भी है, जो हाफ ऑफ द पार्ट है जो नीचे पॉन्ड बना हुआ है। तो ये काफ़ी पवित्र माना जाता है, क्योंकि जन्म हो या मरण दोनों ही चीज़ों का एक अलग ही महत्व है। तो मरने के बाद भी आत्मा की पुण्य उसके लिए अस्थियाँ विसर्जित की जाती हैं। सो इसीलिए अब जो लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं, मेरे एक्सपीरियंस से जानिए कि अब ये पॉन्ड यहाँ पर बाथ वगैरह लेने के लिए ओपन नहीं है। सो प्लीज़ अवॉइड इट। हमें लग रही थी भूख, तो हम रुक गए रास्ते में कुछ नाश्ता करने के लिए। थोड़ा बहुत फटाफट खाने के बाद हम निकल पड़े ओल्ड गोवा के लिए। मैं ओल्ड गोवा पहुंच चुका हूं। सो वेलकम टू ओल्ड गोवा गाइस। ओल्ड गोवा जो पड़ता है वो भी नॉर्दर्न पार्ट में ही है, जहां पर बहुत सारे पुराने ओल्ड चर्चेस हैं। बाकी इन चर्चेस के बारे में आपको बताने से पहले थोड़ी सी यहाँ की हिस्ट्री के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। ब्रीफ में ही बताऊँगा बिकॉज लॉट ऑफ लिटरेचर, लॉट ऑफ हिस्ट्री थिंग्स आर ऑलरेडी अवेलेबल, पीपल ऑलरेडी नो अबाउट दैट।
आप सबको पता ही है कि गोवा एक पुर्तगीज़ कॉलोनी या पुर्तगीज़ रूल के अंडर में था। और सबसे पहले वास्को डी गामा जो गोवा पे आया था, उसके बाद जब वो पुर्तगाल अम्पायर में जाकर उसने इस जगह के बारे में बताया। गोवा पहले बीजापुर अम्पायर के अंडर में था और फिर उसको पुर्तगाल अम्पायर ने अराउंड 1505 में अपने अंडर में ले लिया था। और उसको आने के बाद ये अराउंड 1574 तक पुर्तगीज़ अम्पायर के अंडर में रहा। तो आप समझ लीजिए लगभग 441 साल ये पुर्तगीज़ अम्पायर के अंडर में रहा। और इसी दौरान 16वीं सेंचुरी में गोवा में बहुत सारे चर्चेस बनाए गए, बहुत सारे पुर्तगीज़ आर्किटेक्चर आए। उस समय ओल्ड गोवा में भी बहुत सारे चर्चेस बने थे। इन्हीं चर्चेस को एक्सप्लोर करने के लिए मैं पहले आ चुका हूँ बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस में। मेरे पीछे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये रेड ब्रिक से बनाई गई बेसिलिका है जो अराउंड 1595 में बनना स्टार्ट हुई थी और करीब ये 10 साल के अंदर में बनकर तैयार हुई थी। और इसकी जो काफ़ी सारे पिलर्स हैं वो बेसॉल्ट वगैरह से कवर किए गए हैं और काफ़ी ओल्ड चर्च है। ये बॉम का मतलब क्या, इन्फेंट जीसस होता है उनका नाम पे ये बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस। सेकेंड मोस्ट थिंग है कि एक सेंट फ्रांसिस जेवियर थे जो पुर्तगीज़ संत थे, तो वो गोवा में काफ़ी ज़्यादा वो फेमस थे। तो उनके मरने के बाद वो चाइना में मरे थे। तो जब वो यहाँ पर मर गए तो उनके जो बॉडी के अवशेष है वो यहाँ पर लाए गए। तो करेंटली इस चर्च के 2 पार्ट है, नॉर्थ एंड साउथ। तो साउथर्न पार्ट में उनकी बॉडी रखी गई है जो काफ़ी ईयर्स, आई थिंक 100 ईयर्स हो गए हैं, वो अभी तक डिकेड नहीं हुई है। तो चलिए इस चर्च को अंदर से एक्सप्लोर करते हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। सेकेंड चीज़ है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में है, काफ़ी वेल मेंटेन चर्च है ये। चर्च का कंपाउंड बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। मेन आई थिंक चर्च तो ये सामने रहा और इसके साइड में भी ये वाइट येलो बिल्डिंग्स है। उसके साइड में ये सब पानी वगैरह पीने की सुविनियर वगैरह की शॉप है और एक यहाँ पर क्रॉस लगा हुआ है। इधर से एंट्री पॉइंट है सामने से जहाँ से सारे लोग आ रहे हैं और वहीं पर ही पार्किंग वगैरह भी बनाई गई है। मैं इस समय आ चुका हूँ दूसरे ओल्ड गोवा के फेमस चर्च में जिसका नाम है सेंट कैथीड्रल। ये चर्च भी 16वीं सेंचुरी का है और उस समय ये जो चर्च बनाया गया था, ये एक पुर्तगीज़ जो थे वो मुस्लिम रूलर से उस समय वॉर जीते थे, तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए चर्च बनाया गया था। इसके फ्रंट फसाद में उस समय 2 टावर्स थे। एक टावर अराउंड 1774 में गिर गया था जो दोबारा बनाया नहीं गया। काफ़ी बड़ा ये चर्च है और ये एज़ पर द विकिपीडिया एशिया का ये लार्जेस्ट चर्च है और ये करेंटली वर्ल्ड हेरिटेज साइट में तो है ही है, बाकी ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में भी आता है। इसका कंपाउंड काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, यहाँ पर म्यूज़ियम वगैरह भी है और एग्जीबिशंस वगैरह भी चल रही है। अंदर आप सुविनियर्स वगैरह भी ख़रीद सकते हैं। बाकी जो मानने वाले लोग हैं जो वो अंदर जा कर के दर्शन भी कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें जो मुझे अभी तक दिख रही वो मैंने आपको बताया। बाकी इसका गार्डन वगैरह और काफ़ी अच्छे से वेल मेंटेन चर्च है जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं। बाकी मैं इसके और अंदर चल के व्यूज़ दिखाता हूँ। इससे पहले मैं बॉम जीसस चर्च में गया था तो अंदर कोई भी फ़ोटोग्राफ़ी या वीडियोग्राफ़ी अलाउड नहीं थी, इसलिए मैं अंदर का आपको कुछ भी नहीं दिखा पाया था। गाइस हम लोगों ने अब तक 2 कैथीड्रल यहाँ पर ओल्ड गोवा में एक्सप्लोर कर लिए हैं। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस अब तक जा रहा है ओल्ड गोवा को एक्सप्लोर करने का। उसके बाद हम लोग कैथीड्रल ऑफ बॉम जीसस के सामने ही हमें एक मार्केट वगैरह दिखी
जहाँ पर बहुत सारे काजू वगैरह सेल हो रहे हैं और आइटम्स वगैरह आप ख़रीद सकते हो, जो कि आप अभी देख रहे होगे। प्लस यहाँ पर एक हमें रेस्टोरेंट भी दिखाई पड़ा, ये भी जो सामने ही है, जहाँ पर मैं और संजय थोड़ा सा ऑथेंटिक फूड एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखते हैं हमें क्या दिखता है। बेसिकली दिन थोड़ा सा हॉट हो रहा है इस समय, तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि कुछ कोल्ड आइटम मिल सके। कोकम जूस वगैरह बहुत फेमस है यहाँ पे, तो देखते हैं कैसा क्या आइटम अवेलेबल है। जो ये चर्च था वो ऑगस्टीनियन जो सेक्ट था विद इन क्रिश्चियनिटी, उनके पादरियों ने ये चर्च बनाया था। आई थिंक उनका बिलीव में भी थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, मुझे बहुत डिटेल में तो नहीं पता है, बट उनके पादरियों ने गोवा में आकर ये चर्च स्थापित किया। सो आई थिंक उनके 3-4 और चर्च थे, ये उनका पार्ट था। स्लोली उनका प्रभाव यहाँ पर बढ़ने लगा। So once they have started gathering all other schools and all other people into Augustinian belief, so regular जो पुर्तगालीज गवर्नमेंट थी या चर्चेस थे, उनको ये पसंद नहीं आया। सो उन लोगों ने बाद में ऑगस्टीनियन जो चर्च था और उनके बिलीफ पे वहाँ पे बैन लगा दिया। बैन लगाने के बाद इन सब जगहों को अबैंडन कर दिया गया, उनको कम्प्लीटली नेगलेक्ट कर लिया गया। इसीलिए बाद में ये चर्चेस धीरे धीरे करके गिरते चले गए। दिन भर ओल्ड गोवा को एक्सप्लोर करने के बाद शाम को हम लोग पहुंच गए नॉर्थ गोवा की नाइट लाइफ को एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ के बीचेस, सैक्स वगैरह शाम को बहुत ही ब्यूटीफुल हो जाते हैं और यहाँ पर आपको ज़रूर आना चाहिए। हे गाइस, सो हम लोग आ चुके हैं इस समय बाघा बीच के पास। बाघा और कलंगूट के पास नाइट लाइफ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है। सो वही हम लोग एक्सप्लोर करने आए हैं। पूरा दिन हम लोगों ने नॉर्थ गोवा को एक्सप्लोर किया, बहुत सारी जगह गए जो आप लोगों ने देखा। सो हमने सोचा क्यों ना थोड़ा सा यहाँ की नाइट लाइफ भी देखी जाए। प्लस मुझे एक टैटू भी बनवाना था, टेम्परेरी टैटू, परमानेंट तो मुझे ऐसे भी नहीं चाहिए। सो वो मैं ट्राई करता हूँ जस्ट फॉर अ फन। थोड़ा बहुत हम लोग घूमेंगे और आपको भी दिखाएंगे क्या बीचेस पे इस समय माहौल चल रहा है। तो अपने भाई ने 1100 बोला एक सर्कल का, और सर्कल की कुछ बैंड टैटू का। तो बैंड टैटू के कुछ डिज़ाइंस वगैरह देख लेता हूँ मैं। चलो अच्छा, अपने 2 भाई लोग भी मिल गए हैं, उन्होंने सब्सक्राइब भी कर लिया है, और एक भाई तो कर्नाटका से है। सो नमगे स्वल्प स्वल्प कन्नड़ गोत्तु। सो फाइनली टैटू रेडी हो चुका है। ये देखिए, इसको 30 मिनट से राउंड लगेगा सूखने में, और जहाँ तक अभी दिख रहा है काफ़ी मस्त काम हुआ है। बाकी ड्राई होने के बाद और अच्छे से पता चलेगा। मस्त काम किया भाई ने। नाउ ही इज गोइंग टू इंट्रोड्यूस हिज शॉप, और आप बता सकते हो। ये मेरा टीटोज लाइन में टैटू दुकान है, नियर टू टीटोज लाइन, टीटो क्लब। और बाकी क्या कहते हैं कि आप यहाँ पर आइए और आपको अच्छी डील्स मिल जाएंगी। बाकी इनका काम काफ़ी अच्छा रहा। मैं ऑलरेडी इनका एड्रेस ले लूँगा, और जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा।
सो गाइज आज के दिन को एंड करने का टाइम आ चुका है। होप आप लोगों को आज का एपिसोड पसंद आया होगा। हम लोगों ने आज फुल डे नॉर्थ गोवा को एक्सप्लोर किया और उसके बाद थोड़ी सी नाइट लाइफ वगैरह देखी। कल मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे यहाँ पर बीचेस दिखाने वाला हूँ और बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट्स वगैरह भी जो रास्ते में पड़ेंगे, कुछ यूनिक एक्सपीरियंस होने वाले हैं। तब तक के लिए हियर आई एम साइनिंग ऑफ, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग, बाय बाय।